अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोनिस रजा। इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा इकबाल वक्त पर नहीं पहुंच सकी, उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है। इस वजह से ये जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर है और आज मैं इस प्रोग्राम को करने का शर्फ भी हासिल कर रहा हूं। आज हम गुफ्तगू करेंगे नए साल की नई खुशियों का। नया साल आ गया है, पुराना साल गुजर चुका है। गुरूब आफ्ताब में हमने देखा कि लोग समंदर पर पहुंचे, साहिल पर पहुंचे गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए, लेकिन जब सूरज तुलू हुआ तो हमने देखा कि लोग ये मनाजिर देखने के लिए भी साहिल पर मौजूद थे। अगर दूसरे शहरों की बात की जाए तो कोई पहाड़ों पर गया, किसी ने दरिया किनारे उभरते हुए सूरज को देखा, इस उम्मीद के साथ कि नया सूरज नई उम्मीद की नई किरणें लेकर आएगा और वो जो कुछ जो हम गुज़िश्ता साल करना चाहते थे, जो हमारी तशनगी रह गई है, हम उसको पूरा कर सकें, अपने गोल्स को, अपने एम्स को, अपने मरकज़ पर पहुंच सकें। यकीनी तौर पर यह हर शख्स की ख्वाहिश होती है। अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कभी खुशी कभी गम, कुछ तलखियाँ और कुछ अच्छी यादों के साथ ये साल गुजर गया है। नया साल नई उम्मीद के साथ उभरा है, नया सूरज उभरा है जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान के अगर इदारों की बात की जाए तो हम वाज़ी तौर पर यह देख सकते हैं कि आज पाक फौज की जानिब से वाज़ी तौर पर यह पैगाम दिया है कि हमें तो आगे ही बढ़ना है। यकीनी तौर पर पूरी कौम का यही गोल है, यही नारा है कि हमें आगे बढ़ना है। वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में इस तरह की अफरा तफरी देखना चाहती हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है, न सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से बल्कि मिन हैसुल कौम। हम ये पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करने के लिए ही बना था और पाकिस्तान तरक्की की वो मनाजिल तय करेगा कि पाकिस्तान दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा। नए साल की नई खुशियों की अगर बात की जाए तो कल सबसे पहले हमने देखा ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया और वहां पर पुरवकार अंदाज में जश्न मनाया गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हजारों लोगों ने नए साल को खुश आमदीद कहा। फिर घड़ी की सुई के साथ साथ ये सिलसिला चलता हुआ जब रात 12 बजे तो पाकिस्तान में भी पहुंचा और पाकिस्तान के शहरी भी किसी से पीछे ना रहे। पाकिस्तान के ना सिर्फ शहरों में बल्कि देहातों में भी हमने देखा कि नए साल को खुश आमदीद कहा गया, इस अज़म के साथ, इस हौसले के साथ कि नए साल का ये नया सूरज पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और कुछ ऐसे मामलात को तय कर जाएगा जो हम गुज़िश्ता कई सालों से सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी उस मंजिल को पहुंच सके। अगर हम नए साल की बात कर रहे हैं तो नए पाकिस्तान की भी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है। नए पाकिस्तान की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हम सियासी तौर पर यहाँ पर सियासी बातें नहीं करते, लेकिन नई हुकूमत यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की। इमरान खान गुज़िश्ता 22 साल से जद्दोजहद कर रहे थे और वो कहते हैं कि 22 साल की जद्दोजहद के बाद हमने नए पाकिस्तान के समरात हासिल कर लिए हैं। दूसरी जानिब अगर हम अवाम की बात करें तो अवाम कुछ नाला भी नज़र आते हैं, कुछ खुश भी नज़र आते हैं। अवाम का ये कहना है कि नया पाकिस्तान तो बन गया, नए पाकिस्तान के सम्राट लोगों को कब मिलेंगे? यकीनी तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। अब लोग मुंतज़िर हैं, इमरान खान नया पाकिस्तान, नई हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पहले दिन की बात करें तो हुकूमत ने तोहफा दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में कुछ कमी कर दी गई है और ये लोगों के लिए पहले दिन की पहली खुशी साबित होगी। अब जिक्र कर लेते हैं नए साल को किस तरह से पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जी, आपने देखा पाकिस्तानी जश्न मनाने में किसी से पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान के शहरों में बड़े पैमाने पर फायर वर्क्स का एहतमाम किया गया था। आतिशबाजी शानदार थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ के शहरी भी अपनी अपनी सतह पर ये जश्न बनाते नजर आए। इसके साथ साथ दुनिया भर में जश्न का सिलसिला तो जारी रहा। जैसे कि हमने कहा कि जी हाँ, आपने देखा कि दुनिया भर में किस तरह से नए साल को खुशामदीद कहा गया। और अब हम गुफ्तगू कर लेते हैं पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानियों से गुज़िश्ता शो में इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा इकबाल ने कुछ बातें कही थी, कुछ वादे किए थे कि वो नए साल की खुशी में अपनी सेल्फीज़ हमें भेज सकते हैं और हम वो आज न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखाएंगे। नाजरीन जो सिद्रा इकबाल के यकीनी तौर पर शो को फॉलो करते हैं वो इस इंतज़ार में होंगे कि सिद्रा अपना वादा पूरा करेंगी। यकीनी तौर पर आज के इस प्रोग्राम में वो
किसी वजह से नहीं पहुंच सकी हैं। आप उनको मिस तो कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे बर्दाश्त भी करें, लेकिन वो वादा हम ज़रूर पूरा कर देते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो सेल्फीज़ जो आपने हमें भेजी हैं गुज़िश्ता दिनों में, और वो आज हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नए साल की नई खुशी में आपकी सेल्फीज़ आप मुलाहिज़ा कीजिए, नाज़रीन भी देखेंगे। मोटिव ये है कि मैं दूसरों की मदद करूँ। दूसरों की मदद करना एक बहुत अच्छी आदत है, जिससे आप किसी की परेशानी बांट देते हैं थोड़ी सी, और वो आपको दुआएं ज़रूर देते हैं। 2019 में कोशिश होगी कि 2018 में किए हुए वो वादे जो खुद से नहीं निभा सका वो पूरे करूं। तो 2019 में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कुतुब-बीनी और किताबें पढ़ने की तादाद में इजाफा किया जाए। My goal is to play my role in saving some lives. How? Just by planting some trees. मैं 2019 में जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होते हुए देखूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि उसके खिलाफ स्टैंड कर सकूं। 2019 में अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। मेरा 2019 का मोटिव ये है कि मैं सबसे पहले आपसे मिल सकूं और अपने माँ बाप की नए साल में कभी नाफरमानी नहीं करूँ। 2019 में इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक सरसब्ज और साफ सुथरा पाकिस्तान बनाऊंगा। जी हाँ नाजरीन, सेल्फीज़ के साथ साथ आपके वीडियो पैगामात भी थे जो आपने आज न्यूज़ को इरसाल किए थे, भेजे थे, वो आपने देखे। लोगों ने इस अज़म का इजहार किया कि नए साल में ये वो काम करेंगे जो गुज़िश्ता साल में नहीं कर सके। आज न्यूज़ की जानिब से, आज टीवी की जानिब से भी आपकी इन नेक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम दुआ गो हैं। यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नए पाकिस्तान और नए साल की नई खुशियां जो सेलिब्रेट की गई दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में, उसका अहवाल हमने आपको दिखाया भी, लोगों के तासुरात भी बताए कि लोग अब नए साल में क्या तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन कुछ खदशात भी मौजूद हैं। ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, हम उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सैयद अनवर ज़हीर रहबर, जर्मनी बर्लिन से आपका ताल्लुक़ है, उर्दू अंजुमन बर्लिन के नायब सदर, जर्मनी के वफाकी महकमा खारजा में उर्दू के उस्ताद भी हैं, आप शायर हैं, अफसाना निगार हैं, कॉलम नवीज़ भी हैं। उनके साथ साथ आपकी अहलिया मौजूद हैं और वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, सहाफ़ी हैं। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर इशरत मोइन सीमा, शायरा, अफसाना निगार, सहाफ़ी और किताबों की मुसन्निफ़ भी हैं। आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ हम सबके जाने पहचाने हैं कुछ माहिर फ़ल्कियात से कि क्या नई तवक्कुआत हैं, सितारों की चाल क्या कह रही है, नए साल में क्या कुछ होने वाला है। जी आगा साहब। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी दुआ से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया आपका। और नया साल जी और खुशी का साल हैं, तरक्की और कामयाबी के साल हैं। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा और ऐसा पाकिस्तान नज़र आ रहा है जो शायद आज तक बन नहीं पाया है। और ये एक हकीकत है कि नए पाकिस्तान 2019 में हम सब की तकदीर में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे असबाब लिखी हैं जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ, अपने पाँव पर खड़ा होता हुआ, महंगाई रुकती हुई, आपकी करेंसी बेहतर से बेहतर होती हुई और डॉलर जो है वो नीचे गिरता हुआ 2019 पे। और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी और साथ साथ तिजारती मैदान में और साथ साथ कर्ज़ के जो मामलात है किसी हद तक कमी के साथ साथ हम आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान देख रहा हूँ। जिस तरह 2018 मसाइल और परेशानियों का साल था, किसी हद तक मसवाक़ियात भी हुए हैं और 2019 से न होने के बराबर मसाइल और परेशानियाँ ज़रूर है। अलबत्ता पाकिस्तान अपनी समत के तरफ कामयाबियों के साथ आगे बढ़ता हुआ और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान में बिल्कुल एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान होगा। ये गुफ्तगू जारी रहेगी और वक्तन फ़वक्तन आपसे मज़ीद भी इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। तो डॉक्टर इशरत मोइन साहिबा और आपके हस्बैंड मौजूद हैं अनवर ज़हीर साहब। तो
सबसे पहले यकीनी तौर पर आप उस्ताद भी हैं, तो आपका अदब मलहूज़ खातिर रखते हुए, और शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तो बहुत सारी खसूसियात आप में हैं। तो पाकिस्तान को आपने, पाकिस्तान की पहचान भी आप जर्मनी में मौजूद हो, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बारे में एक बेहतर इमेज भी आप वहाँ पे पोर्ट्रेट करें। क्या कहना चाहेंगे नए साल को खुशामदीद कहते हुए? सबसे पहले तो मैं आज की टीम को और आज के नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इमेज की बात आपने की है, क्योंकि मैं वज़ीर ख़ारिजा में उर्दू का उस्ताद हूँ और वहाँ जर्मन जो हैं उनको उर्दू पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा उर्दू की पाकिस्तानी सकाफ़त के बारे में, तो उसके बारे में सारी बातें मैं सेमिनार भी करता हूँ, उनको बताता हूँ सारी। तो पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर, ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, उस लिहाज से करना चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर उसका इमेज हो पाकिस्तान का। कोशिश जारी है हमारी। उर्दू ज़बान के लिहाज से मेरा उर्दू से ताल्लुक़ है और उर्दू मैं सिखाता हूँ जर्मनों को, पढ़ा रहा हूँ उनको, और खुशी की बात है कि हमारी ज़बान जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, पसंद की जा रही है, वहाँ लोग सीख रहे हैं। हमारा एक छोटा सा दायरा भी है, एक छत के नीचे उसका नाम है, उसमें हम जर्मन ज़बान और उर्दू ज़बान की तालीम देते हैं। जो नए बच्चे वहाँ पाकिस्तानी, जो नई जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन को उर्दू सिखाते हैं हम, उर्दू, ताकि ये उर्दू का सिलसिला, हमारी ज़बान का सिलसिला चलता रहे। और ज़बान है तो सकाफ़त है, ज़बान है तो तहज़ीब है। सही बिल्कुल, इसलिए इसकी पहचान हमारी ज़बान के साथ साथ तहज़ीब और सकाफ़त की भी है। तो ये कोशिश जारी है हमारी। मुझे अच्छा, डॉक्टर साहब अभी आपके साथ साथ होती हैं, तो किस तरह से आप तो दोनों माशाल्लाह अदबी लोग हैं, शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, किताबें भी लिखते हैं, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, वो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसा ही रहता है कि जब ये कुछ लिखते हैं नया तो ये मुझे सुनाते हैं, मैं इनको सुनाती हूँ, और इस तरह। और हमारे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है उसको उर्दू की तरफ, अपनी सकाफ़त की तरफ, अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ लाने में हम दोनों जो हैं काफ़ी अरसे से कोशा हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे सहाफ़ी हैं और दूसरे मैदानों के लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो तरक्की देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम ज़बान के हवाले से और अपनी सकाफ़त के हवाले से पाकिस्तान का वहाँ नाम रोशन करने में। आप क्या समझते हैं मजमूई तौर पर अगर हम उर्दू की सूरत हाल देखें पाकिस्तान में, तो हम देख रहे हैं कि जब से मीडिया आज़ाद हुआ और न्यूज़ चैनल्स आए तो हमने देखा उर्दू ज़बान को तरक्की भी मिली, पजीराई भी मिली, और जो लोग उर्दू नहीं सीखते थे, नहीं समझते थे, वो इस जानिब आए कि उन्होंने उर्दू पर फोकस किया। जर्मनी में आप मौजूद हैं, जर्मन ख़ास तौर पर मशहूर हैं कि वो अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उर्दू ज़बान को किस तरह से वो समझने के लिए कोशिश करते हैं, या बस अपनी ही कम्युनिटी के ऊपर आप काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि किसी भी कौम को अगर आपको जानना है तो आपको उसकी सकाफ़त का मुताला ज़रूरी होता है, और सकाफ़त जो है उसका बुनियादी अंसर जब किसी भी कौम का वो ज़बान होती है। अगर आप उसकी ज़बान को जानते हैं तो आप उसकी तारीख़ को भी जानते हैं, आपकी तवज्जो उसकी तारीख़ की तरफ भी होती है। जब आप उसकी तारीख़ जानते हैं, उस कौम का मिजाज समझते हैं, तो फिर आपकी तवज्जो या गैर तवज्जो जो है इस तरफ होती है। अब पाकिस्तान चूँकि कुछ अरसे से बदकिस्मती से अच्छे नाम की तरफ नहीं था, बदअमनी और दहशतगर्दी और इस हवाले से काफ़ी नाम था, वो हो रहा था, इसका चर्चा था पूरी दुनिया में। लेकिन इसका इमेज बेहतर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम ये दिखाएं, कि बताएं कि भाई पाकिस्तान, हमारी ज़बान, हमारी सकाफ़त ये नहीं है। हम ये ज़बान जितनी मीठी है, जितनी खूबसूरत है, उसके यहाँ के लोगों के दिल भी इतने ही खूबसूरत हैं। और इस ज़बान में जो अमन, जो सुकून है, और जो हमारी शायरी है, आप देख रहे हैं कि शायरी, गज़लें सब कितनी सुकून की और खुशियों के गीत हैं, ये सब कुछ हमारी ज़बान, हमारी कौम का मिजाज ये है। असल में हम वो नहीं है जो हमें पेश किया गया है बुनियादी तौर पर। हम जो हैं वो हमारी ज़बान, हमारी सकाफ़त है, हमारी एक मजबूत सकाफ़त है। बिल्कुल हमारी बहुत मजबूत सकाफ़त है। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर आपने ज़बान सीख ली तो आपने तहज़ीब भी सीख ली। सही, क्योंकि हमारी उर्दू ज़ुबान ख़ास तौर पे उसमें इतनी तहज़ीब की इतनी है कि हम बड़ों के साथ किस तरह बात करते हैं, किस तरह पेश आते हैं। जब आप बड़े भाई वालिदैन के साथ जिस तरह गुफ्तगू की जाती है, जर्मन ज़बान में ये है कि जर्मन ज़बान में जब माँ बाप से बात की जाती है तो उसमें तुम से बात की जाती है, हमारे यहाँ आप से बात की जाती है।
तो मैं भी अपने बच्चों को भी और जो लोग मेरे जो उर्दू सीखते हैं, जो नए जनरेशन जो नई जो आ रही है पाकिस्तानी कौम, जर्मनी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पाकिस्तानी घरानों में, उनको जब उर्दू सिखाता हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि देखिए ये फ़र्क है हमारे और आपके ज़बान में, क्या बात, और वालिदैन की और बड़ों की और अपने ज़बान सिखाती है कि भाई आपको कैसे पेश आना, इसलिए ज़बान बहुत ज़रूरी है। बड़ी वसअत है उर्दू ज़बान में, और उसमें जो है अदब आदाब के लिहाज से बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बड़ा ज़ख़ीरा अल्फाज का मौजूद है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आगा साहब, बैरून मुल्क पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, यहाँ पर ज़र मुबादला की मद में एक बड़ी रकम यहाँ पे भिजवाते हैं जिससे हमारी जो है इकॉनमी संभलती है। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनके लिए आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? अगर हम सितारों की चाल देखें या आने वाले वक्तों में देखें कि उनके लिए क्या बेहतरी नज़र आ रही है आपको? वहाँ जाने के बाद आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ रहने वाले मुहिब पाकिस्तानी हैं। वहाँ पर पाकिस्तान से प्यार करते हैं वो लोग, पाकिस्तान के लिए वो खड़े हो जाते हैं। आप देखें वहाँ खेल जब होते हैं तो पाकिस्तानी झंडे लेकर सारे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ के जो लोगों की तवक्कात है कि यहाँ की हुकूमत जो है बेहतर से बेहतर हो, ताकि वो वहाँ से वापस इधर लौट आए और यहाँ के सरमायाकारी करे। आपको पता है बहुत से लोगों ने यहाँ ज़मीनें खरीदी है, कब्ज़ा हो चुका है, उनको नहीं मिला, उनके रिश्तेदारों ने कब्ज़े किए हैं और बुरा हाल है। इसलिए काफ़ी इमेज काफ़ी यहाँ के हवाले से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे नस्लें हैं वहाँ आते हैं कि आप पाकिस्तान से शादी नहीं करना चाहते हैं, उनसे पूछो तो मसले मसाइल वो करते हैं, बहुत से मसले मसाइल की निशानदेही करते हैं। अब इंशाअल्लाह एक नई तब्दीली के साथ इस तब्दीली का असर सितारों से भी मुझे लगता है कि उन पर पड़ेगा। बहुत से लोग जो है वो तैयार है कि आप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। और इमरान खान की वजह से यूके के अंदर मैं रहता हूँ, आपको पता है 2008 से मैं वहीं शो भी करता हूँ, वहाँ मैं मौजूद भी हूँ। अब बहुत से मेरे दोस्त जिनको मैं जानता हूँ जो मुझसे भी पूछते आगे जी हम क्या पाकिस्तान अब जाकर कुछ खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मैं उनसे कहता हूँ जल्दी जाए पाकिस्तान अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ लोगों का रुझान है और इसकी वजह इमरान खान साहब है। बिल्कुल, चले नई हुकूमत की वजह से नए साल के ऊपर आप क्या अपनी तवक्कुआत का इज़हार करना चाहेंगे? क्योंकि हुकूमत की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने मौजूद है, इकॉनमी हमारी इस वक्त थोड़े प्रेशर में है और हुकूमत भी ये कह रही है कि हम कुछ मुश्किल वक्त को अगर गुजार लेंगे तो अच्छा वक्त आ जाएगा। आप लोग क्या समझते हैं इस सिलसिले में? नए साल में अच्छी उम्मीदें तो हमें भी बहुत ज़्यादा हैं, इस नई हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इमरान खान साहब बहुत जोश और वलवले से आए हैं और इनकी हमें भी उम्मीद है, और साथ साथ जर्मनी में भी हुकूमत को, जर्मन हुकूमत को चूँकि वज़ारत ख़ारजा से मुंसलिक हो, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस हुकूमत से कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और एज एक सेलिब्रेशन इस्तेमाल होते हैं। अच्छी बात है, ये सेलिब्रेशन भी साथ साथ चल रही, इसलिए कि पाकिस्तानी जो भी वहाँ बाहर रहता है उसका जिस्म तो वहाँ है, रूह यहाँ रहती है। क्या बात, सही बात, ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो जिस्म और रूह का मिलाप है ये अमन और सुकून से ही मुमकिन होता है। बिल्कुल, और इसलिए हम सब की ख्वाहिश होती है कि भाई पाकिस्तान का नाम आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के नाम के साथ ज़बानें भी जुड़ी हुई हैं, सहाफ़त भी जुड़ी हुई है, तो हमें बहुत उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। बात आपकी इजाफा करूँ इनकी बात के साथ, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से मेरे ताल्लुक़ है, क्योंकि दुनिया की बुलंद तरीन 1 2 3 4 5 7 8 पहाड़ वहाँ पर मौजूद है। सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान जो आते हैं, मैं क्योंकि एक गाँव का बहुत बड़े गाँव का नंबरदार भी हूँ, क्योंकि हमारे थ्रू आते हैं एक बहुत बड़े गाँव का, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जो टूरिस्ट आते हैं वो जर्मनी आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज़्यादा। और क्योंकि वहाँ हमारे पास हमारे इलाके में आते तो नंबरदार के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं गिलगित बल्तिस्तान, और मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे हमारे सियाहत जो वजारत है हमारी गिलगित बल्तिस्तान के, सबसे ज़्यादा जर्मनी इस वक्त जो है वो गिलगित बल्तिस्तान आता है, यानी पाकिस्तान आते हैं। सही, मतलब बिल्कुल मैं भी इजाफा करूँगा इस बात का कि वाकई ये बात हकीकत है कि जो जर्मन यहाँ पाकिस्तान आते हैं जब ये वापस जाते हैं तो ये कहते हैं जो पाकिस्तान मीडिया में नजर आता है वो पाकिस्तान वो नहीं है, दूसरा असल पाकिस्तान दूसरा है, जहाँ लोग मोहब्बत से मिलते हैं। जहाँ मैं भी 2016 में आया था पाकिस्तान, कई इलाकों में गया, चक्कर लगाया, मैंने महसूस किया कि वो मोहब्बत प्यार जो लोगों में
है वो मौजूद है और वो बिल्कुल हट के है। वाकई वो जो एक शक्ल नज़र आती कि जी पाकिस्तान है तो वो वहाँ के जो आप जैसे लोग हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उस्ताद हैं, यही एक किसी जो है सकाफ़त का, कौम का चेहरा होते हैं। तो यकीनी तौर पर ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए, उनसे बैठ कर बात की जाए तो पता चलेगा कि पाकिस्तान अभी गिलगित में गया था और अभी एक हफ्ते पहले मैं आया हूँ, वापस आया तो वहाँ पर एक मिनापिन जगह है गिलगित में, एक बहुत खूबसूरत एक इलाका है नगर का। तो वहाँ पर 2 जर्मन लड़कियाँ जो है वो गिलगिती ज़बान के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वो कई साल से वहाँ बैठे हो। मैंने बाद में पूछा तो ये कहने लगी ये PhD करने के लिए आई। तो अब देखें इनकी दिलचस्पी, जर्मनी की बात आ रही तो इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ जर्मन के लोगों से, क्योंकि वहाँ इस हालात में भी जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी उस दौरान में भी, क्योंकि मैं वहाँ का हालात से वाकिफ़ हूँ, जर्मनी आते थे गिलगित बल्तिस्तान। अब बस आप जर्मन कौम भी एक बड़ी और मतलब मुहज़्ज़ब कौम है और उसका आप देखिए जर्मनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो गया था। कौम की तरक्की जो है वो वाबस्ता होती है कानून पर अमल करने से। जब कानून की बालादस्ती होगी, लोग उस पर अमल करेंगे, कौम उस पर अमल करेगी तो मुल्क बहुत तरक्की करेगा। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सिर्फ अपने इदारे तो खैर हम मजबूत करें ही करें, लेकिन हम लोगों में भी अवेयरनेस दें कि हम जो है वो कचरा घर का बाहर ना डालें, हम सफाई का ख्याल रखें। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को अपने सिखाएं, अपनी कौम को सिखाएं कि भाई हमारी एक वाकई कौम जो है वो मुत्तहिद कौम बन के उभरे और दुनिया में देखें कि भाई पाकिस्तान एक जो है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छा अमन पसंद मुल्क है। यहाँ किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो बाहर जो है अमूमी तौर पर इसका इस तरह व्यू पेश किया गया है, जो वेस्टर्न मीडिया ने जो पेश किया है, ये चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान में अगर हम यहाँ पर गली मोहल्लों में सोशल गैदरिंग्स में हम यहाँ पर मौजूद होते हैं तो पाकिस्तान वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, यही मैं बता रहा था कि पोर्ट्रेट किया जा रहा होता है वो नहीं है। अगर दहशतगर्दी की बात की जाए तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अच्छा पाकिस्तानी कौम में ये चीज़ दूसरी कौमों से थोड़ी सी हटकर है कि दूसरी कौमें एक बहुत हज़ारों, जर्मन कौम के आप ले लें तो उनकी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी तारीख है। पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 70 साल से कुछ वक्त हो गया। तो उसमें अगर हम देखें तो कौम की जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, वो यकीनी तौर पर थोड़ी मुश्किल तो नज़र आएगी क्योंकि मुख्तलिफ रंग, ज़बान, नस्ल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तानियत के नाम पर जब पाकिस्तानियत की बात आती है तो वो हमें एक पॉइंट पर मुत्तहिद नजर आता है। यही कामयाबी की निशानी और यही निशानी जर्मनियों के भी। 2 कौम कहते हैं दुनिया के अंदर, कौम परस्त कौम है, एक कहते हैं जर्मन और दूसरे ईरानी कौम। ये दोनों कौम जो है वो एक हो जाता है, अपने मुल्क के मामले हो जाते हैं ना। फिर भी पाकिस्तान के अंदर मसले हैं, सिंधी, महाजिर, पठान, गिलगित बल्तिस्तान, मुख्तलिफ बातें ज़रूर होती हैं, मगर वहाँ कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि फलानी कौम है। जर्मनी में भी मुख्तलिफ सूबे हैं और सूबे के लोग हैं जिनकी ज़बान जर्मनी है लेकिन डायलेक्ट्स उनकी ज़बानें हैं मुख्तलिफ है, सोच भी उनकी मुख्तलिफ है, बायरिया है जो बायरिया, ये चीज़ें तो हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन खित्ते में लोग रहते हैं। अहम है कि वो जब अपने मुल्क पे बात आती है तो सब एक होते हैं, ये सबसे अहम बात है। और मैं समझता हूँ, जो बोलना भी मैं चाहता हूँ कि तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी हमारे अंदर सच और डिसिप्लिन का होना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर कौम ने तरक्की नहीं करती। बिल्कुल, इसके बगैर कौम तरक्की नहीं करती। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़ीद भी बातें करेंगे। हमारे साथ जो है मौजूद हैं डॉक्टर इशरत मोइन सीमा साहिबा, इसके साथ साथ अनवर ज़हीर रहबर साहब शायर भी हैं, शायरी भी सुनेंगे और नए साल के हवाले से इन्होंने क्या कुछ कहा है इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आगा बेश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नए साल को खुशामदीद कहा जा रहा है। नए साल में जहां पर तवक्कुआत है वहां पर कुछ खदशात भी मौजूद हैं। खदशात
होने भी चाहिए, रखने चाहिए अपने जहन में, लेकिन यकीनी तौर पर वो खदशात पूरे नहीं होने चाहिए, लेकिन इंसान को थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। सैयद अनवर ज़हीर रहबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ इनकी अहलिया मौजूद हैं, आप भी शायरा हैं, और इशरत मोइन सीमा साहिबा आगा बेश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो नए साल की खुशी में कुछ शायरी सुनना चाहेंगे, कुछ ऐसे अशार जो यकीनी तौर पर और इस जोश वैसे कभी कभी आप दोनों में जवाबी शेर और शायरी होती है, कभी बैतबाजी होती है आपस में, आशिकाना, कभी लड़ाई में भी एक दूसरे को जवाब देते होती है। हमारे बच्चे ये कहते हैं कि सवाल जवाब शायरी में कभी झगड़ा एक दूसरे से। जी हमारे बच्चे भी ये कहते हैं कि किसी और बात पे लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, सिर्फ ये उर्दू पे लफ्जों पे झगड़े होता है कि आया ये सही है या कौन सा वर्ड कहाँ पे। क्योंकि मेरी तहकीक भी उर्दू के हवाले से थी कि ये अल्फाज जो हैं उर्दू के या उर्दू और हिंदी के, ये इंडो जर्मनिक और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के दरमियान जो ताल्लुक़ है, इस पर मेरी रिसर्च थी। तो बहुत सारे अल्फाज जो हैं उसका बैकग्राउंड मुझे पता होता है। तो जब बात होती है कि ये लफ्ज तो इसके मानी है, अनवर साहब को पता नहीं होता, आप ये कहना चाह रहे हैं। और बच्चे भी बाज़ इख्तिलाफ यहीं से शुरू हो चुका है, शुरू होता है। कोई कुछ पूछना होता है किसी चीज़ का मतलब या कुछ भी किसी को एक्सप्लेन करना होता है, तो मैं इसकी पूरी हिस्ट्री सुनाना शुरू हो जाती हूँ कि लफ्ज़ वहाँ से शुरू होकर आप अपने सारे अल्फाज में कह रही हैं कि आप सुनाना चाह रही होती, इनको नहीं पता होता। नहीं, इनको पता होता है बेसिकली। तो जाहिर सी बात है कि इनका साथ रहा, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की या पढ़ाई की या आगे भी करती रही। शायरी में तो खासतौर पर ये होता है ना कि जब आप कुछ लिखते हैं तो वो दूसरों को दिखाते हैं तो फिर पता चलता है कि मैंने क्या लिखा है। बिल्कुल। कभी हम कुछ अच्छा लिखते हैं अपनी दानिश में, लेकिन दूसरा उसमें कुछ ऐसी गलती या कुछ ऐसी तस्हीह कर देता है जो पॉजिटिव होती है। जी हाँ, बिल्कुल होता है ये, क्योंकि हम बाज़ औक़ात लिख जाते हैं, हम कह जाते हैं, मगर वो जो टेक्निकल जैसे आप गलतियाँ कहें, रदीफ काफिया आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। जी हाँ, वो तमाम चीज़ें जो है एक दूसरे को दिखाने से बेहतर होती हैं, सही भी इस्लाह हो जाती है। और घर की बातें घर में ही रह जाती है, मामला भी ठीक हो जाता है। घर की बातें घर में रहनी चाहिए, लेकिन आपकी शायरी हम फिर भी सुनेंगे, वो घर की बात। इसका मतलब अंदाजा होता है कि उस्ताद मिसेस है। हाँ, ये बात अभी वाज़ेह हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ उस्ताद और शागिर्दी का सिलसिला नहीं है, लेकिन नहीं, अशार की तस्हीह करना, इस्लाह करना, हाँ, तो ये अपनी जगह बैकग्राउंड जिस तरह से आप बीवी के रिश्ता अपनी जगह, मगर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसका जरूरी भी होता है कौन सा लफ्ज कहाँ पे बेहतर है, तो वो मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ साथ फ्रेंडली भी रहते हैं, तो दोस्तों की तरह भी रहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर और दूसरे लोगों पर भी यकीन तौर पर पड़ता है। जी कोई अशार आपके? मैं एक छोटी सी नज़्म, 2 नज़्में हैं जो पेश करना पसंद करूँगा। उन्वान है सब मोतबर हैं। सब मोतबर है। रंग खुशबू हवा और मौसम, रंग खुशबू हवा और मौसम सब मोतबर हैं, सब हम सफ़र हैं। सब हम सफ़र है। रंग खुशबू हवा और मौसम सब मोतबर हैं, सब हम सफ़र हैं। क्या बात है। लेकिन ज़िंदगी के रोज़ो शब में, भागते दौड़ते रंग फीके पड़ जाते हैं, क्या खुशबुएं उड़ जाती हैं, और मौसम रंग खुशबू और हवा को साथ अपने ले जाता है। ये भी बदल जाता है, मौसम तब्दील होता है तो ये भी बदल जाता है। बिल्कुल। ये एक छोटी सी नज़म थी। एक दूसरी नज़म है, इसका उन्वान है सच्चा सच। सच्चा सच, सच्चा सच, तो सच तो सच्चा होता है। सच्चा सच, कुछ सच जो होते हैं उसको मज़ीद सच्चा करने में होती है। सही। देर तक वक्त पलटने से लिखा पैगाम बदलता नहीं है। देर बात वक्त पलटने से लिखा पैगाम बदलता नहीं। देर तक वक्त पलटने से लिखा पैगाम बदलता नहीं है। उलट पलट कर तलाश कुछ और क्या करना, पढ़ लो जो सच लिखा है उसने, मोहब्बत की एक कहकशां बनाकर एक ही नाम हर सितारे पे कुंदा किया है, मगर वो तुम्हारा नहीं। क्या बात है, वो तुम्हारा। अब मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ जवाब उन्होंने चूँकि नज़में सुना दी हैं, तो मैं एक गज़ल की कुछ शायद पेश करना चाहूँगी। गज़ल पे तो अता हो।
अक्से जमाल दाम में आने के और थे, वाह, अक्से जमाल दाम में आने के और थे, अब के मिजाज आईना खाने के और थे, अब के मिजाज आईना खाने के और थे, और लाए हो कैसे मोड़ पे तुम, लाए हो कैसे मोड़ पे तुम दास्ताने दिल, लाए हो कैसे मोड़ पे तुम दास्ताने दिल, यूं इख्तिताम मेरे फसाने के और थे। क्या बात है। कुछ कहकशाएं मुझको मिली ऐसी पुरतपाक, ये अपने वतन के लिए ये शेर है। कुछ कहकशाएं मुझको मिली ऐसी पुरतपाक, इस घर तलक तो जाने के, इस घर तलक तो रास्ते जाने के और थे, कुछ मरहले हमारे भी हैं जान गुजार से, कुछ मरहले हमारे भी हैं जान गुदार से, वरना तो बोझ सर पे उठाने के और थे, वरना क्या बात है। और हम वारिसाने लौहे कलम हैं जहान के, हम वारिसाने लौहे कलम हैं जहान के, वरना तो बोझ दिल पे उठाने के और, मरहले हमारे भी हैं जान गुदार से, लेकिन उसूल उनके जमाने के और। आखिरी शेर है कि सीमा नुमाइशों से पता चल गया हमें, सीमा नुमाइशों से पता चल गया हमें, खाने के दांत और दिखाने बिल्कुल आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और न्यूज़ ब्रेक के बाद जो है दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन मैं उससे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आगा बहिश्ती माहिर फल्कियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। सैयद अनवर ज़हीर रहबर साहब, आपसे आज हमने इस्तिफादा भी हासिल किया, आपकी शायरी भी सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इशरत मोइन सीमा, आपसे भी बहुत गुफ्तगू का लुत्फ उठाया, खास तौर पर जो आपका ये गजल का जो कलाम था बहुत अच्छा था, कमाल था। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आज पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और नए साल की सेलिब्रेशन का सिलसिला दुनिया भर में जारी है। जहां पर हम नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं, वहीं पर पुराने साल में जो हमारी तशनगी बाकी रह गई है, वो काम जो हम नहीं कर सके थे, कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में उसको मुकम्मल करें, अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकें। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जहां दुनिया भर में हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासत पे बात की जाती है, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर पे बात की जाती है, पाकिस्तान गुज़िश्ता 10-20 साल से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करता रहता है। हमारे स्टार्स, ख़ास तौर पर हमारे खिलाड़ी, इसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसी हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कुछ खेल के शोबे से वाबस्ता खिलाड़ी, हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे राबिया शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हालिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मुकाबलों में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान की पहली खातून वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ इनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं माहूर शहजाद। माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश करते हैं। पाकिस्तान को जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है दुनिया भर में, अगर ये लोग ना हो तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज यकीनी तौर पर दुनिया के सामने नहीं आएगा। माहूर, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं और पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है, आपकी क्या क्या अचीवमेंट है, इस पर आपसे बात करेंगे। इनके साथ बैठी हैं नेहा। आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप रोइंग चैंपियन, तो सबसे पहले आपके खेल के बारे में आपसे पूछेंगे, आपने किन किन ममालिक में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस पर आपसे गुफ्तगू होगी। उनके साथ एक और प्लेयर हमारे साथ बैठी हुई हैं हरीम अनवर। हरीम अनवर के बारे में आपको बता देंगे, टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान के लिए खेलती हैं और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ कुछ खबरें भी हम तक पहुँच रही हैं, कोशिश करेंगे वो भी आप तक पहुंचाते रहें। अभी एक अफसोसनाक खबर हमें मौसूल हुई है कि मारूफ इंडियन फिल्मों के अदाकार कॉमेडियन कादिर खान इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है। कादिर खान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो लोग इंडियन मूवीज़ देखते हैं
पुरानी मूवीज़ या नई मूवीज़ वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कादिर खान कितना बड़ा नाम है। और यकीनी तौर पर ये न सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक धचका है, बल्कि जो लोग फिल्म पसंद करते हैं, फिल्में देखते हैं, जो इनके फैंस हैं, उनके लिए भी बुरी खबर है। और जो प्लेयर्स होते हैं या अदाकार होते हैं, फ़नकार होते हैं, ये तमाम सरहदों से मुबर्रा होते हैं, ये किसी सरहद के मोहताज नहीं होते। तो इनकी फॉलोइंग पूरी दुनिया में मौजूद होती है। जिस तरह से भारत में ये एक गम की खबर है, उसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले जो कादिर खान के फैंस हैं उनके लिए भी एक गम की खबर है कि कादिर खान जो तवील अरसे से अलील थे, बीमार थे, और अब ये अफसोसनाक खबर हम तक पहुंच रही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके लिए मग़फ़रत की दुआ की कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। कादिर खान के बारे में आपको मुख्तसर सा ये बता सकते हैं कि कादिर खान भारतीय इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अदाकार हैं। ना सिर्फ कॉमेडी के शोबे में बल्कि संजीदा अदाकारी में भी आपने बेहतरीन काम किया है। कादिर खान सीनियर अदाकारों में शुमार होते हैं और काफ़ी अरसे से अलील थे, और ये अफसोसनाक खबर हम तक पहुंच रही है कि कादिर खान दुनिया से गुजर गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह से मज़ीद और अपडेट्स हमें इस हवाले से मौसूल होंगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले राबिया शहजाद आपसे बात करेंगे। आपने यकीनी तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट की है, पाकिस्तान की पहली खातून वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले अपने वेट लिफ्टिंग के शोबे में आप किस तरह से आई, किस तरह से आपने सोचा कि आपको जो है खेलों में परफॉर्म करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो, और मैं सबको नया साल मुबारक कहूँगी। एंड आई होप कि नया साल पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए और अच्छा साबित हो जैसे 2018 रहा है। तो जो खेल है वो हमारी फैमिली के अंदर, जैसे मेरे साथ ही मेरी बहन बैठी है, शी इज़ बैडमिंटन नंबर 1 प्लेयर इन पाकिस्तान। तो हमारी फैमिली में शुरू से था कि आपने स्पोर्ट्स तो करना है, क्योंकि मेरे फादर को बहुत ज़्यादा शौक था। तो क्योंकि माहूर वो सबसे ज़्यादा हमारे से आगे थी फैमिली में स्पोर्ट्स में, तो शायद इसका जब इसको मैं देखती थी कि ये मेरे से बड़ी है, तो जब मैं इसको देखती थी ये इतना अचीव कर रही है, तो वो मुझे अंदर एक बूस्ट डालता था कि नहीं मैंने भी कुछ करना है, वरना आई एम जस्ट ज़ीरो, मैं तो कुछ भी नहीं रहूँगी। तो फिर इसके कंपटीशन में आके फिर मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया। कितना टफ मुकाबला था, अभी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो आप क्या समझती हैं कि आपको उम्मीद थी कि आप इतना बड़ा काम कर पाएं? क्योंकि मेरा सबसे पहला, मेरी लाइफ का ही सबसे पहला वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था। इवन नेशनली भी मैंने नहीं अभी खेला, बिकॉज नेशनली हमारे पास नेशनल वेट लिफ्टिंग वुमेन कॉम्पिटिशन नहीं होते, यहाँ पे ख़वातीन के लिए वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन नहीं होते पाकिस्तान में। तो मैं सीधा गई और मैंने इंटरनेशनल मेरा कॉम्पिटिशन था, वो भी पहला लाइफ का। तो वो काफ़ी था कि ये कैसे होगा, बिकॉज वेट लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो वैसे ही यहाँ ख़वातीन के लिए नहीं होता। मैं अगर ट्रेनिंग करती हूँ, अपने घर में ही ट्रेनिंग करती हूँ, तो हमारे पास वो मौके नहीं है, तो उसकी वजह से ज़्यादा एक फियर था। बिल्कुल था, और यकीनी तौर पर आपकी और आपके घर वालों की जो मेहनत थी उसकी बदौलत तो ये आप जो है कामयाबी हासिल कर पाई हैं। हुकूमती सतह पर भी आप समझती हैं कि इसमें कुछ करना चाहिए? जैसे अगर हम सबसे पहले कराची की बात करें, बिकॉज अगर देखा जाए तो पंजाब साइड पे काफ़ी वेट लिफ्टिंग है, ख़वातीन के लिए भी है, लेकिन कराची साइड में यहाँ पे लोगों को अभी तक शऊर इस चीज़ का, इस स्पोर्ट का पैदा नहीं हुआ है। एंड कोई जिम्स नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़े जिम्स बना दे, वहाँ यहाँ पे आके लोग करें, कोचेस भी मौजूद हों, कोचेस भी मौजूद हों, या हम कभी कैंप लगा सकते हैं, हम इंटरनेशनल कोचेस बुला सकते हैं ताकि हम कराची में से कोई वेट लिफ्टर्स निकालें। तो ये गवर्नमेंट कर सकती है, सिंध गवर्नमेंट चाहे तो इसमें काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और वजारत मौजूद है, सिंध में खेलों की वजारत मौजूद है, और वजीर खेल गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने देखा काफ़ी एक्टिव रहते थे। अब इस दौरे हुकूमत में नहीं पता कौन मेरे ख्याल में वजीर खेल हैं, लेकिन हम आज टीवी के इस प्लेटफॉर्म से यकीनी तौर पर आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वजारत खेल सिंध की जो है उसको इस जानिब तवज्जो करनी चाहिए। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, और महानूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी बहन माहूर शहजाद, आप बताइएगा कि आप इनकी बड़ी बहन हैं और आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, और आप इनसे पहले जो है स्पोर्ट्स के शोबे में आ चुकी थी, तो किस तरह से आपके वालिदैन ने आपको मोटिवेट किया? मैं जब 13 इयर्स की थी तो फर्स्ट टाइम अंडर 19 नेशनल चैम्पियन बनी थी। उसके बाद आई एम दी पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर सिंस 3 इयर्स एंड दी नेशनल चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान सिंस 2 इयर्स। इसके अलावा आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन दी एशियन गेम्स 2014, इन दी एशियन गेम्स 2018 एंड दी कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। उसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 मैंने लास्ट ईयर विन किया था। इस साल मैंने नेपाल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट बैडमिंटन टूर्नामेंट विन किया है।
एंड उसके अलावा आई एम दी फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल बैडमिंटन प्लेयर टू अचीव अ रैंकिंग ऑफ 200 इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी शुरू से ही मैं स्पोर्ट्स कर रही थी, और क्योंकि जैसे रबिया ने बताया हमारे पापा तो उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव है, तो उन्होंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि मैं अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में डालूंगा। तो जब काफ़ी 6-7 ईयर्स की थी तो मैं पापा के साथ रनिंग करती थी, जितनी भी वो एक्सरसाइजेज होते थे, रोइंग करते थे, तो उनके साथ वो सारी एक्सरसाइजेज करती थी, जिसकी वजह से मेरा स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, फीमेल यानी कि स्टेमिना मेरा अच्छा है, मेरी फिटनेस काफ़ी अच्छी है उसकी वजह से। तो इसमें ज़्यादा रोल जो है आपके पापा का है, कि उन्होंने मोटिवेट किया तो आप लोग यहाँ तक पहुँच सके। हम जब हम जी याद पर अभी आया कि जब हम छोटे होते थे तो मेरे पापा हमें हमारे इलाके में क्लब होता था, वहाँ ले जाते थे और हम सारे मिलकर स्विमिंग कर रहे होते थे। तो मतलब हम लोग स्पोर्ट्स करते हैं, ये नहीं कि हम कोई वेट लिफ्टिंग शुरू से करते आए हैं, हम लोग मतलब दूसरे स्पोर्ट्स करते रहते ताकि फिटनेस और आपका हार्ट स्ट्रांग हो, आपकी फिजिक थोड़ी मतलब सही रहे। और माशाल्लाह आपने अपने आप को मनवाया है, दुनिया भर में आप लोग मनवा रहे हैं। थोड़ी सी अगर हुकूमती सतह पर भी आपको पजीराई हासिल हो जाए तो आप दुनिया भर में मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान के परचम को मजीद बुलंद कर सकते हैं। आपसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी रोइंग चैम्पियन हमारे साथ मौजूद हैं नेहा। जी नेहा, क्या कहना चाहेंगी आप? बेसिकली मैंने रोइंग जो स्टार्ट की थी वो 2011 में की थी। नेहान ओके। एंड मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल रिगाटा दुबई में था इन 2013। तो वहाँ पे मैंने 2 गोल्ड मेडल मैंने जीते थे एंड 1 सिल्वर मेडल। और उसके बाद से ही मैंने मैंने जब जीता तो आई थॉट कि इतना पोटेंशियल है कि इंटरनेशनली आई कैन विन रिगाटास। तो उसी ईयर पे मैंने 2 और इंटरनेशनल रिगाटास खेले थे इन श्रीलंका, एंड वहाँ पे आई वन अ गोल्ड मेडल एंड अ सिल्वर मेडल। एंड देन उसके बाद से और बहुत इंटरनेशनल रिगाटास खेले। लास्ट ईयर मैंने सिंगापुर में खेला था एंड चाइना, एंड सिंगापुर में हमने एशियन जूनियर्स खेला था, वेयर आउट ऑफ 27 कंट्रीज वी केम 4th। इवन दो वी डिडंट गेट अ पेडेस्टल स्टैंड, बट कमिंग 4th आउट ऑफ 27 कंट्रीज भी बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जी, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन था। तो आप समझती हैं कि आपने जितनी भी आप यहाँ तक पहुँची हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? रोल तो बहुत सारे लोगों ने फैमिली से भी होता है ना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इनके फादर इनको शुरू से ही मोटिवेट करते चले आए। जैसे मेरी मदर ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था कि वो मेरे साथ हमेशा मेरे इंटरनेशनल रिगाटास में मेरे साथ जाती हैं एंड बहुत सपोर्ट करती है। जैसे एक चीयर लीडर होती है आपकी, तो आई थिंक माई मदर इज़ माई बिगेस्ट चीयर लीडर। बट उनके साथ भी मेरे कोचेज लाइक मेरे हेड कोच एंड जो मेरे जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, कैप्टन ऑफ द बोट्स होते हैं, तो सब ने आई थिंक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। जहाँ पे मैं पहुँची हूँ तो मैं उनकी वजह से ही पहुँची हूँ। तो आप समझती हैं कि आने वाले दिनों में अगर हम नए साल की बात करें, आज नया साल का आगाज़ भी है, ये साल अपने खेल के हिसाब से आप कैसा देख रही हैं? अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ, तो व्हेन यू गो एट दैट स्टेज कि आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू हैंडल स्पोर्ट्स, पढ़ाई भी साथ साथ रखनी और फिर खेल को भी जी। तो अभी वैसे दिस इज़ माई लास्ट इंटर स्कूल जो मैं खेलूँगी, बिकॉज एक एज कैटेगरी होती है, अंडर 19 होती है। तो नाउ दैट 19 तो ये लास्ट ईयर है जो मैं इंटर स्कूल खेल सकती हूँ। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वो और इंटरनेशनल रिगाटास होते हैं। हमें एक रिगाटा खेलना था इन जनवरी इन इंडिया, बट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस तो वो थोड़ा मुश्किल हो गया था टू गेट द वीज़ाज एंड एवरीथिंग। तो बट बहुत सी और कंट्रीज में हमने खेला है, तो इंशाल्लाह और बिल्कुल इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि आप मज़ीद आगे बढ़ें और जो आपकी गोल्स हैं आप उन तक पहुंच सकें। लेकिन साथ साथ आपने कहा कि आपकी पढ़ाई भी है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना ही आपके लिए इम्तिहान होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हरीम अनवर मौजूद हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। जी हरीम, जिस तरह से सब गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपके यहाँ तक पहुँचने में कौन है अहम किरदार? मेरे यहाँ तक पहुँचने में सबसे अहम किरदार मेरे वालिद का है। मेरे फादर, मैंने जब खेलना शुरू किया तो हमारे घर से क्लब्स बहुत दूर हैं। पहले तो स्कूल से स्टार्ट किया, स्कूल में थोड़ा बहुत खेला, लेकिन स्कूल लेवल पे इतना ज़्यादा आपको अच्छी कोचिंग वगैरह नहीं मिल सकती, तो आपको क्लब्स वगैरह में जाना पड़ता है खेलने के लिए। कराची में क्लब्स 2-3 क्लब्स हैं और वो भी बहुत दूर दूर हैं, जैसे मलीर से नाज़माबाद कॉम्प्लेक्स, सदर। तो मेरे जो वालिद हैं वो मुझे लेके जाते थे
पूरा दिन अगर मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ तो वो पूरा दिन मेरे साथ हैं, 4 घंटा 5 घंटा खेल रही हूँ तो वो मेरे साथ बैठे हैं कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो मेरे साथ बैठे हैं, मुझे लेके आना, मुझे ले जाना। तो मैं समझती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरे फादर का है इसमें। अगर मैं यहाँ तक हूँ, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैंने 2015 में इंडिया में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, फिर 2016 में खेला, मैंने श्रीलंका गई और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हूँ मैं। और अभी कल ही हमारा एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, कराची चैम्पियनशिप, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिपल क्राउन रहा, टीम इवेंट्स में भी गोल्ड मेडल, डबल्स में भी गोल्ड मेडल, सिंगल्स में भी गोल्ड मेडल। बिल्कुल, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आप लोग इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत इन्हीं की ज़बानी सुना है। अब हम इनसे मज़ीद ये जानना चाहेंगे कि हुकूमती सतह पर अगर इनको पजीराई हासिल हो जाए तो ये मज़ीद क्या कुछ कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम किस सतह पर लेके जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है प्लेयर्स की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ माहूर शहजाद, राबिया शहजाद, निहान असद और हरीम अनवर मौजूद हैं और तीनों चैम्पियंस हैं अपने अपने खेलों के शोबों में और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पेशावर से ताल्लुक़ है और वीडियो कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं एक पाकिस्तान की जानी मानी प्लेयर्स हैं, मरियम नसीम हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इनका ताल्लुक़ पेशावर से है और पावर लिफ्टर हैं ये। इस वक्त खेलों के सिलसिले में ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मरियम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नए साल की खुशियां बहुत बहुत आपको मुबारक हों, लेकिन इसके साथ साथ अब हमें ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में आप इस वक्त मौजूद हैं। 2018 की आप फ़ख्रे पाकिस्तान रही हैं, 2019 में अब आगे आपका क्या प्रोग्राम है और किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं? मुझे लगता है अभी तक मैंने इतना कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन मुझे आवाम ने, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच हर एक पर्सन को। 2019 में मैं डेफिनेटली कॉम्पीट करना चाहती हूँ, बट आप जैसे कि मैंने पिछली मरतबा ये बात मेंशन की थी कि मुझे इंजरीज आई थी, तो मैं अब उनसे उस स्टेट से बाहर निकलना चाह रही हूँ, अपना आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रही हूँ, अपनी इंजरी से फुली रिकवर करना चाह रही हूँ। तो मेरी जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं वो सिर्फ ये मेरी जो ट्रेनिंग है वो बेस्ड है इस चीज़ के ऊपर कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँ, ताकि इंशाल्लाह एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर मैं कंपटीशन करूँगी, तो उसकी तैयारी है। तो ताकि ये जो मेरे 6 मंथ्स हैं ये बेस के तौर पर जो है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर बेस के तौर पर जो है, बिल्कुल यकीनी तौर पर आपको हम कामयाब देखना चाहते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में किस सिलसिले में मौजूद हैं, अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मौजूद हैं या किसी एक्टिविटी में, खेलों की एक्टिविटी में वहाँ पर मौजूद हैं जिसमें आप शिरकत कर रही हों? देखिए, नए साल के लिए या उससे आगे वाले जितने भी सालों के लिए मेरा जो एक मैसेज है, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ वो ये है कि हार्ड वर्क जो है उसके बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आर्नल्ड जो कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, सब उसको जानते हैं, एक लिहाज से उसी ने इस इंडस्ट्री की जो है उसी ने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया है। वो हमेशा ये बात बोलता है कि यू कैन नॉट अचीव ग्रेटनेस विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स, यू हैव टू गिव सैक्रिफाइसेस, यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बगैर, मेहनत के बगैर जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हो जाएं, जितने भी आप बड़े हो जाओ, जब तक आप कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क नहीं करोगे you'll never be able to maintain वो पोजीशन को। आप अचीव तो कर लोगे, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क पुट इन नहीं करोगे तो you'll never be able to maintain it। तो like Arnold has said several times कि आपके अगर हाथ जो है वो पॉकेट में है तो उससे कुछ भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, मुझे लोग कंप्लेन करते हैं हमारी शादी हुई है, हमारे बच्चे हैं, हम फिटनेस के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द टाइम। टाइम किसी के पास भी नहीं है। आई एम नॉट समवन हु इज़ लिविंग एट होम। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ यहाँ पर नहीं है, मेरा पार्टनर नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं अकेली होकर फुल टाइम जॉब भी करती हूँ, फुल टाइम ट्रेनिंग भी करती हूँ। एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू मेक टाइम। तो आप, दूसरा मेरा मैसेज ये होगा कि आप अपना हमेशा फाइंड आउट करो कि आपका पैशन क्या है
और हमेशा उसी चीज़ में अपनी एनर्जी पुट इन करो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मरियम नसीम मौजूद थी ऑस्ट्रेलिया से, एक खासी पुरअज़्म है और उनका जो कहने का मकसद है वो यही है कि हार्ड वर्क करते रहो। जिस तरह से उन्होंने आर्नल्ड की बात की और उसको उन्होंने अपना जो है रोल मॉडल बनाया है, यकीनी तौर पर हम दुआ करते हैं कि आप पावर लिफ्टिंग के शोबे में मज़ीद तरक्की करें, मज़ीद इस खेल में आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं। बैडमिंटन चैम्पियन माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी माहूर, जिस तरह से हम अभी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे थे, थोड़ा थोड़ा हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की कि आप लोग की क्या अचीवमेंट है। अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमती सतह पर आप क्या लैग्स देख रहे हैं, क्या कमी महसूस करती हैं कि अगर वो पूरी कर दी जाए तो आप लोगों को मज़ीद सपोर्ट होगी? सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ये वो ग्रांट्स। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हमारी फेडरेशन ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स आना बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने कैंप लगाना था और इंडोनेशियन कोच बुलाना था तो वो कैंप नहीं लगा सक रहे। उसके अलावा उन्होंने हमें टूर्नामेंट्स पे भेजना था तो टूर्नामेंट्स पे भेजने के लिए हमारी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। फेडरेशन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो उनको आगे निकालें और उनको सपोर्ट करें, लेकिन जब फेडरेशन के पास फंड्स नहीं होंगे, ग्रांट्स नहीं होगी तो फेडरेशन भी कैसे करेगी। जैसे कि लास्ट ईयर सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप लगा था मलेशिया में, तो उन्होंने फेडरेशन ने मुझे भेजा था क्योंकि उनको लगा था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट भी हो गई थी और मैं एशिया के 20 प्लेयर्स में आ गई जो कि और पाकिस्तान से वाहिद प्लेयर हूँ जो एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट 2020 में सेलेक्ट हुई हूँ। तो यही है कि अगर जब तक गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं देगी फेडरेशन को तो फेडरेशन के पास पैसे नहीं आएंगे और फेडरेशन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, अपने प्लेयर्स पे नहीं कर सकती, टूर्नामेंट्स नहीं करा सकती, हम लोगों को बाहर टूर्नामेंट्स के लिए नहीं भेज सकती। तो यही होगी कि ग्रांट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बिल्कुल, ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हुकूमती सतह पर मज़ीद जो है इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और अपने ख्याल में आप सब इनको जो इंडोर्स करेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप से हम टेबल टेनिस के शोबे में बात करें तो टेबल टेनिस के हवाले से तो हम देखते हैं कि कोचेज़ भी मौजूद हैं और क्लब्स भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? टेबल टेनिस के क्लब्स तो मौजूद हैं लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 फाल नहीं है जितने होने चाहिए। जी, और कोचेस की बात है तो कोचेस भी हैं जो सीनियर प्लेयर्स हैं वही कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने अपने जो क्लब्स हैं वो बना लिए, वहाँ पे जाके वो कोचिंग करते हैं। बाकी जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी तो कैंप्स लगने चाहिए, कोचेस होने चाहिए ताकि वो भी उन्हें भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। वो अपने तौर पे जाके ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद वो टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। ये भी बड़ी बात है मैं कहूँगी उनके लिए कि वो अपने तौर पे ट्रेनिंग करके और पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान मेडल चाहिए, हमें गोल्ड मेडल चाहिए। आप उनसे तवक्को करते हैं गोल्ड मेडल लाएँ, वो कैसे गोल्ड मेडल लाएँ जब तक कि आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे। किस तरह से इस पे वो ब्रॉन्ज मेडल भी ले आते हैं, मैं कहती हूँ बड़ी बात है। कोचेस होने चाहिए, इंटरनेशनल कोचेस होने चाहिए, कैंप लगने चाहिए ताकि प्लेयर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उन्हें पता चले कि किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग करनी है, क्या टेबल टेनिस क्या चीज़ है, किस तरह से करना चाहिए। शुरू में आप आते हो, आपको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं होती, नहीं पता होता कि आपको किस तरह से चलना है। जब आप खेलते हैं और आपको पता चलता है और आपके मुकाबले जब दूसरे प्लेयर से होते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि क्या सिचुएशन है और आपके खेल का मेयार क्या है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप रोइंग चैम्पियन है, तो आप क्या समझती हैं कि इस खेल के लिए मजीद अभी कितना कुछ करना बाकी है? एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम रोज़ फेस करते हैं वो हमारी वाटर बहुत डर्टी होता है। जैसे कि अगर आप पोर्ट ग्रैंड गए हो या बीच रग्बी गए हो तो वहाँ पे एक स्मेल आती है, बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कराची का जो सूरज वाटर होता है वो उसी वाटर में खुलता है। तो अगर हम जो एक स्पोर्ट कर रहे हैं एंड अगर हम उसी वाटर में रोइंग कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कभी डेड एनिमल्स वॉश अप कर जाते हैं वाटर पे, तो वहाँ पे रो करना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास एक क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होता, हाइजीनिक नहीं होता है, तो बहुत बार कि हम बीमार हो जाते हैं। क्योंकि जब आप एक वाटर स्पोर्ट करते तो बहुत कई दफ़ा आप ये वाटर कभी स्वॉलो कर लेते हैं, रोइंग करते हुए स्प्लैश होता है, तो ये बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। ये सबसे बड़ी आई थिंक हमारी प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि एक सिस्टम हो, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम हो, अलहदा से जो है जगह मुख्तस कर दी जाए और वहाँ पर जितने प्लेयर्स हैं और वहाँ पर दीगर एक्टिविटीज़ ना हो और उसको थोड़ा सा क्लीन रखा जाए। ये हम एक क्रीक पे रोइंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ सेलिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, पोर्ट ग्रैंड की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, विच इज़ फाइन क्योंकि वो एक
क्रीक है तो सब शेयर करते हैं, लेकिन ये एक जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ सूरज की प्रॉब्लम है कि उसी वाटर में हम रोइंग कर रहे हैं और मसला है, बिल्कुल हाँ, वही वाटर में हम रोइंग करते हैं, हमारे सामने सूरज वाटर में आ रहा होता है। तो ऐसा तो दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि आप सीवरेज का पानी डायरेक्ट जो है ट्रीट किए बगैर अपने समंदरों में डाल देते हैं। ये बड़ा मसला है, इस पर बहुत गुफ्तगू भी हुई है, बात भी हुई है, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। आप बताएं अब कि राबिया शहजाद, वेट लिफ्टिंग के शोबे में हम देखते हैं कि लड़कियां कुछ कम ही आती हैं, लेकिन आप गई और आपने जो है पाकिस्तान के लिए खेला और गोल्ड मेडल आपने हासिल किया, तो क्या समझती हैं कि अब आगे आपको क्या करना है? आगे तो जैसे 2019 के लिए, क्योंकि मेरा 2018 में पहला वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था, अब 2019 में मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं इसको आगे लेके बढ़ूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलूँ। तो अभी इंशाल्लाह मेरा प्लान है जनवरी में कोपेनहेगन वेट लिफ्टिंग कप में जाने का, एंड देन उसके बाद मार्च में स्लोवेनिया में हो रहा है 16th इंटरनेशनल वुमेन वेट लिफ्टिंग ग्रैंड प्रिक्स। तो अभी तक तो ये 2 कॉम्पिटिशन्स हैं जो मैंने अपने सामने रखे हुए हैं और मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। उसके साथ साथ मेरा एक ये मुतालबा अपनी फेडरेशन से कि जैसे मैं कराची से हूँ, फेडरेशन लाहौर बेस्ड है, तो अगर कोई कराची से आना चाह रहा है तो आप उसको ज़रूर वेलकम करें, आप उसको आने दें, आप उसको भी अपना एक हिस्सा बना लें एंड आप उसको प्रमोट करें। जैसे मुझे साफ गेम्स के ट्रायल्स का पता नहीं चला, मुझे किसी ने पहले ऑन टाइम इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो मेरे ट्रायल्स मिस हो गए एंड साफ गेम्स मिस हो गए। साफ गेम्स अभी मार्च में होने वाले हैं नेपाल में। तो मुझे यही हुआ कि क्यों जब मैं ऑस्ट्रेलिया से भी गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ तो अभी भी मुझे क्यों एक हिस्सा नहीं बनाया गया है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग का। तो अभी तक मैं यही कहती हूँ फेडरेशन से कि एटलीस्ट आप कांटेक्ट करें मुझे, आप मुझे भी एक पजीराई दें, मतलब एक फोकस में रखें कि मैं भी एक वेट लिफ्टर हूँ, 2 कराची से हूँ, बट कराची इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें चाहिए, हमें भी हमारे ऊपर भी फोकस होना चाहिए। भले यहाँ पे वेट लिफ्टिंग जिम्स नहीं है, लेकिन हम अपने आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अपनी खुद मेहनत कर रहे हैं, तो इसका हमें भी उनको चाहिए कि हमें भी देखें। बिल्कुल, उनको चाहिए कि इनको भी देखें। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है, और जब भी कुछ ऐसे मुकाबले होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, सेफ गेम्स होते हैं, तो उसमें आपको सोचना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से प्लेयर्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, ताकि बेहतर खिलाड़ी आप मुकाबले के लिए आगे भेज सकें। मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आज पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे और आपको बताएं कि नए साल की नई खुशियाँ, आज नए साल की शुरुआत हुई है। नए साल का नया सूरज नई उमंगों और नई तवक्कुआत के साथ उभरा है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर क्योंकि नई हुकूमत है, नया पाकिस्तान है, तो लोग ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर हमने पहले भी कहा था कि कुछ तवक्कुआत हैं, कुछ खदशात भी मौजूद हैं, लेकिन उन खदशात को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है एक नए अज़्म और एक नए वलवले के साथ कि आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो, पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमारे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ साथ वीडियो कॉल पर भी हमारे साथ कुछ जाने पहचाने और आपके पसंदीदा लोग मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं गुलकार सलमान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि जुनून एक मरतबा फिर एक साथ नज़र आया। जुनून बैंड जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपने माजी में बहुत अच्छा काम किया है और लोग चाहते थे कि आप लोग एक साथ मौजूद रहें और ऐसा हो गया। सबसे पहले तो ये बताएगा कि 2018 कैसा रहा? मैं समझता हूँ कि 2018 मेरी ज़ाती तौर पे और जो जुनूनीज़ हैं सारी दुनिया में और जो पाकिस्तान में जो जुनूनीज़ हैं उनके लिए बहुत ही एक अहम और सुनहरा साल बना। 13-14 साल के बाद जुनून वापस आया। हमने 14 अगस्त को खुद ही को कर बुलंद का पैगाम इकबाल का जो है नौजवानों तक पहुंचाया, और उससे एक उम्मीद की किरण, एक लहर जो है वो पूरे पाकिस्तान में, और जहाँ भी हमारे जुनूनी हैं उनको एक बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई हुई
और फिर माशाल्लाह अभी जो 25 दिसंबर को कराची में हमने जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थ एनिवर्सरी पे जो शो किया, फर्स्ट जुनून का रियूनियन कॉन्सर्ट, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जो लोगों के जज्बात मैंने देखे, जो उनका जज्बा और जुनून देखा, तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं, अली अजमत, ब्रायन और पूरी जो जुनून की हमारी टीम है कि लोग हमें अपने दिलों में रखते हैं और उन्होंने जिस तरह हमें आके ग्रीट किया, खराज तहसीन पेश की और तकरीबन 2.5 घंटे का ये रॉक कॉन्सर्ट जो था वो मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बिल्कुल बिल्कुल हमें भी बहुत अच्छा लगा और जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको फॉलो करने वाले हैं, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया सिलसिले में। अच्छा सलमान भाई, ये जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक पीटीआई से है और आप सियासत में भी पेश रहते हैं। 2018 सियासत के हवाले से कैसा रहा और 2019 में सियासत के मैदान में क्या होने जा रहा है? देखिए 2019 में ना मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। मुझे पाकिस्तान में एक नई लहर नौजवानों में नजर आ रही है। जिस तरह इकबाल ने कहा, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। तो हम सब यही चाहते हैं पाकिस्तानी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जिसमें अमन और इंसाफ, रोजी, तालीम सबके लिए, औरतों के लिए हुकूक हों, बच्चे हमारे जो हैं उनकी जो उनकी तालीम के साथ साथ उनकी सेहत और उनकी तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से हो। अमीर और गरीब के दरमियान इतना बड़ा जो ये खला जो है, एक गल्फ है, वो उसके दरमियान हम जो है उसको कम कर सकें। और फिर जो माहौलियात के लिए पाकिस्तान में आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा एक हमारे सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है। हमें अब दरख्त भी लगाने हैं, हमें पानी को जो है कंजर्व करना है और हमें अपने जो लोगों को शऊर देना है बिल्कुल कि पानी एक ऐसी चीज है, एक अल्लाह की नेमत है, इसको आप बचा के रखें। और साथ साथ हमें अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखना है। ये आगे जिस तरह हमारे 5, 10, 15, 20 साल अगले बहुत क्रूशल आ रहे हैं, तो सब पाकिस्तानी मिलकर जब काम करेंगे, सब पाकिस्तानियों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि 2019 यकीनी तौर पर अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ मसाइल की जानिब भी तवज्जो दिलाई कि पानी के मामलात हैं और इन्वायरमेंट के मसाइल हैं। इसको यकीनी तौर पर 2019 में ठीक करने की ज़रूरत यकीनी तौर पर महसूस की जा रही है। कराची की बात कर लेते हैं और कराची की सियासी सूरत हाल पर भी नज़र डालेंगे। कराची में जारी इंक्रोचमेंट के मसाइल पर भी बात कर लेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। 2018 गुजर गया, कराची में इलेक्शन के बाद हमने देखा कि एक बड़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन कराची के हालात वैसे के वैसे ही नज़र आ रहे हैं। कचरे के मसाइल मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे दरीना मुतालबात कराची में रहने वालों के वो भी चूंकि तू ही मौजूद नजर आ रहे हैं। तो मेयर साहब ये बताइएगा कि 2019 के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इंटरनली भी और बाहर से भी। पार्टी एक बहुत बड़े भौचाल से निकली है और इंशाल्लाह आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा अल्लाह का शुक्र है वोट बैंक इंटैक्ट है। जो भी नताइज आपके सामने आए हैं इलेक्शनों के, वो हमारे नज़दीक हम उनको मानते नहीं हैं। हम कोर्ट में भी हैं उनके ख़िलाफ़। हुकूमत से भी हमने कहा हुआ है कि इसको रिव्यू किया जाए, इलेक्शन कमीशन इस पे इंक्वायरी करे और हम ये मैनेज हुए जो रिज़ल्ट्स हैं इन पे इनके ख़िलाफ़ हैं, इनको नहीं मानते। इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो साबित करेगा कि ये सारे इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स मैनेज थे और हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई थी आवाम इसको नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2018 में हमने देखा कि इलेक्शन में जो है MQM के साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आया और जो पजीराई आपको हासिल थी वो पजीराई आपको नहीं मिली। 2019 में क्या पार्टी कम बैक करेगी, दोबारा से यूनाइटेड होते नज़र आ रहे हैं आप? देखिए, हमारे हैं प्लानिंग, मगर अफसोस के साथ वो वसाइल नहीं हैं जो हम चाहते हैं कराची के लिए। जो भी अपने वसाइल में रहते हुए
महदूद वसाइल में रहते हुए जो भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अपने डिपार्टमेंट्स को बेहतर करना चाहेंगे, कराची के इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व करना चाहेंगे। इंक्रोचमेंट का जो ये कोर्ट के ऑर्डर्स पे कहने पे शुरू किया गया है, इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि लोगों को एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकें। यही टारगेट्स हैं हमारे आने वाले साल के लिए, और जो नया बजट देंगे इंशाल्लाह हम वो भी कराची के अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, नया बजट जो दिया जाएगा कराची की बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची, बहुत शुक्रिया, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि मसाइल मौजूद हैं जिसकी वजह उन्होंने कुछ फ़ंड्स की कमी बताई और कुछ उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया कि जो नताइज सामने आए हैं इंतखाबात के वो अपनी जगह, लेकिन पार्टी अपनी जगह मौजूद है। हमारे साथ हमारे प्लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, उससे इनसे हम गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। मजमूई तौर पर एक सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं कि 2018 तो गुजर गया जिसमें आपकी अचीवमेंट, आपके गोल्स अपनी जगह मौजूद हैं। 2019 को क्या देख रहे हैं आप? क्या करने की आपकी जुस्तजू है और क्या कर पाएंगे? जैसे मैं मेरी लिफ्ट्स होती हैं वेट लिफ्टिंग में, 2 लिफ्ट्स होती हैं, क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच। तो अभी जितना मैंने उठाया लाइक स्नैच में 45 और क्लीन एंड जर्क में 65। तो मेरा टारगेट है कि मैं इस साल 1 साल के अंदर अपने क्लीन एंड जर्क को 75 to 80 के दरमियान में लेके जाऊं और जो अपना स्नैच है उसको 55 तक 10 kg बढ़ाना है। 10 kg तो मैंने हर लिफ्ट के अंदर इंक्रीज करना ही करना है, बिकॉज अगर मैंने, क्योंकि मेरा टारगेट अभी ओलंपिक्स 2020 नहीं है, मेरा टारगेट है ओलंपिक्स 2024। इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं कि आप अपने जो है गोल तक पहुंच सके। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो एम है वो है ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई करना और उसके लिए मुझे अपनी रैंकिंग लेकर आनी है टॉप 70 में। तो ये जो ईयर है 2019 ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इसी के अंदर जो रैंकिंग होगी, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाइंग ईयर है फ्रॉम अप्रैल 2019 टू अप्रैल 2020। तो ये साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे इसी में अपनी रैंकिंग टॉप 70 में लेकर आने। तो उसके लिए ज़्यादा जी निहान, आप क्या कहना चाहेंगे? ड्यू टू माई इंजरी लास्ट ईयर तो इसलिए मैं इतना परफॉर्म नहीं कर पाई थी, मेरी बैक इंजरी हो रही थी। तो मेरा यही गोल है कि मैं इस ईयर अपनी बैक को स्ट्रेंथन करूँ और जो मेरा टाइटल था बेस्ट फीमेल रोअर तो वो मैं वापस ले सकूँ उसको। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम भी आपकी इन दुआओं को आगे बढ़ाएंगे। हरीम, आप? मेरा गोल है कि सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में नेशनल चैम्पियन बन जाऊँ, नेशनल चैम्पियन बनूं, उसके बाद इंटरनेशनली इवेंट पे पाकिस्तान के लिए सिल्वर या गोल्ड इस तरह का मेडल लेके आऊँ। बिल्कुल, हम आप तमाम लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उसमें अपनी